जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं सब सकुशल होंगे और अपनी अपनी तैयारी को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। विशेषकर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 31 तारीख को लेखपाल की परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, यानी मैक्सिमम चीजों को वो पढ़ चुके होंगे और अब अपना कॉन्फिडेंस अपर रखिए। बोलते ना हाउ द जोश, अपर वाला सबसे ऊपर रखिए। आप सबसे ज्यादा जानते हैं, ये मान के चलिए आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इस समय 2 दिन और आपके पास बचे पढ़ने के लिए, आज और कल। सैटरडे को पढ़ना छोड़ दीजिएगा। संडे को आप परीक्षा में बैठकर बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको करनी है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं लेखपालों को जो लेखपाल का परीक्षा दे रहे हैं। आज की क्लास इतिहास की क्लास है। इतिहास की क्लास में आज 16 महाजनपदों का टॉपिक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध काल, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब उदय हुआ उसी काल की बात पढ़ रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, आप बौद्ध धर्म के समय के 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ है बौद्ध धर्म के समय के। एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। एक ग्रंथ है जैन धर्म का भगवती सूत्र, और एक तीसरा ग्रंथ है महावस्तु। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म का है, महावस्तु। इन तीनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। महात्मा बुद्ध के समय कुछ महाजनपद थे, महात्मा बुद्ध से पहले भी थे, कुछ महात्मा बुद्ध के काल में भी रहे और कुछ जनपद उसके बाद भी आए। भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है बच्चों, वो बहुत पुराना है। कैसा इतिहास? वो बहुत पुराना है, सांस्कृतिक इतिहास। लेकिन अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो राजनीतिक इतिहास भारत का 600 शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ है। जब से हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वहीं से भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ माना जाता है। जबकि सांस्कृतिक इतिहास तो हमारा बौद्ध काल तक है। हड़प्पा सभ्यता, ताम्र पाषाणिक युग, वहां तक हमारा संस्कृति काल जाता है। लेकिन जो राजनीतिक काल है हमारा, जो राजनीति है हमारी, वो हमारी 16 महाजनपदों से शुरू होती है। हालांकि वैदिक काल में जो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने, जो एक धारा चली, उसी धारा पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या चली, क्यों चली। ये 16 जो महाजनपद थे, जो पुस्तक में उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, इन ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखो जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस किस ग्रंथ में हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उल्लेख 3 ग्रंथों में हुआ है, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु। दूसरा हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद कहां कहां थे, उनका स्थान कहां कहां था, उनका भूगोल पढ़ेंगे यानी, और क्योंकि उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, उनके वर्तमान में नाम क्या, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। तीसरी बात पढ़ेंगे उनकी जो विशेषताएं थी उस काल की, वो उन काल की विशेषता क्या थी, उस काल की विशेषताएं क्या थी। चौथी बात पढ़ेंगे कितने राजतंत्र थे और बच्चों कितने गणतंत्र थे। कितने राजतंत्र थे और कितने गणतंत्र थे, ये पढ़ेंगे। उस काल के जो महाजनपद हैं
उल्लेख कहां मिलता है, स्थान कहां पर था, वर्तमान में क्या है, विशेषताएं उसकी, और राजतंत्र और गणतंत्र पढ़ेंगे। और ये देख लें उनमें जो राजनीति थी वो कैसी थी, उनकी राजनीति कैसी थी। इन 5 टॉपिक में हम अपने 16 महाजनपद कवर करेंगे। इन 5 टॉपिक पर, ये 5 टॉपिक है जिनमें हमको 16 महाजनपद कवर करने हैं। ये जो महाजनपद हैं ये एकदम से कहीं से आए नहीं है। जो 3 मैंने आपको ग्रंथ बताए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, महावस्तु, इनमें जो तीनों में उल्लेख हुआ है, तो कहीं से अचानक से आए, एकदम प्रकट हो गए, कहीं सारे भगवान कहां से आ गए, ऐसा नहीं एकदम से आए हैं। ये जो आए हैं इसके पीछे भी कारण है। आप जानते हैं वैदिक काल हमने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी, 1500 बीसी। उसके बाद पढ़ा हमने 600 1000 तक, 1000 तक क्या था, 1000 बीस तक ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वेद का काल था। मतलब 1000 से लेकर 600 बीसी तक, 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग ने और गहन कृषि ने, गहन कृषि और लोहे के प्रयोग ने राज्य की संकल्पना को जन्म दिया। यानी जो कबीलाई संस्कृति थी, अब वो संस्कृति धीरे धीरे राज्य में बदलने लगी। यानी जो जन था, जो पहले जन सबसे बड़ी इकाई थी ऋग्वैदिक काल की, वो अब उत्तराधिक काल में आके जनपद बन गई। क्या बन गई, जनपद। यानी जो छोटी चीज थी अब क्या होगी, वो बड़ी होगी। इसे हम वास्तव में उस काल का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। आज हम एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हमको पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी है, पर जिस काल का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस काल में पूरी पृथ्वी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसमें एक जन से दूसरा जन मिलना, फिर तीसरा जन मिलना और एक धीरे बड़ा जनपद बनना, तो वो कहीं ना कहीं एक के स्थान पर बड़ा वृहद की अवधारणा दिमाग में आ रही थी। एक अखंडता की भावना कहीं ना कहीं दिमाग में थी। तो ये जो अखंडता आई, जो एक से अनेक बने, वही जनपद बने। जब ये जनपद आपस में मिले तो ये बने महाजनपद। महाजनपद क्या बने, ये महाजनपद बने। और महाजनपद मिलकर ही साम्राज्य बना। आप जानते हैं इन 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे कौन से कारण थे जिसे मगध ही उत्कर्ष हुआ। मगध की राजधानी ही अखंड भारत की राजधानी बनी। मगध की मुद्रा ही अखंड भारत की मुद्रा बनी। मगध का राजा ही अखंड भारत का राजा बना। मगध की राजधानी, अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। कि मगध ने सभी 15 के 15 महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया, तो वो बना भारत का साम्राज्य। क्या बना, साम्राज्य, जो मौर्य काल में हम लोग देखते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ी चीज जारी। तो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो महाजनपदों के पीछे कहीं ना कहीं लौह संस्कृति, कृषि अधिशेष और द्वितीय नगरीकरण काम कर रहा है। इससे बड़े बड़े बाजार बने, शहर का डेवलपमेंट हुआ, नगर बने। जब नगरों का विकास होगा तो वहां का माहौल खुला होगा, व्यापार ज्यादा होगा। जब व्यापार ज्यादा होगा तो बुद्धि का क्षैतिज विकास होगा। लोग घूमने जाएंगे बाहर, देखें बाहर की दुनिया कैसी कैसी है। और मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी, और आपको मैंने बौद्ध धर्म के समय बताया था कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय और जो ब्राह्मण थे उनके बीच कृषि अधिशेष को लेकर जो संघर्ष हुआ था, उसने भी कहीं ना कहीं राजा की स्थिति को मजबूत किया। और जब राजा मजबूत होता है तो राज्य मजबूत होता है, और जब राज्य मजबूत होता है तो राज्य दूसरे राज्य को मिलाने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि ये जो धारा चली कि एक जन से दूसरा जन, उसे तीसरा जन, फिर जनपद वाली जो धारा चली, ये एक दूसरे राज्य को जो जीतने का जो एक मनोवृत्तियां पैदा हुई, ये मनोवृत्तियां भारत में मध्य काल तक भी जारी रही। यही कारण था कि राजपूताना में इतने राज्य थे और राज्य कभी एक नहीं हो पाए। हर राज्य अपने बगल के राज्य को अपना अंग बनाना चाहता था ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके।
ये अवधारणा हमारे यहां राजाओं की रही। ये अवधारणा कहीं ना कहीं 16 महाजनपद से निकलकर आती है। तो बच्चों जो 16 महाजनपद है, ध्यान रखिएगा, उन 16 महाजनपदों में राजतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। उसमें दो तो है आपके गणतंत्र, एक वाजी संघ बोलते हैं, और एक गणतंत्र है मल, और 14 है आपके राजतंत्र। यानी राजतंत्र का मुखिया राजा होता था, वहां अनुवांशिक था। गणतंत्र जो वाजी संघ और जो मल है, ये गणतंत्र आजकल के गणतंत्र जैसे नहीं थे, वास्तव में ये उस समय का एक कुलीन तंत्र था। क्या था ये उस समय का? ये उस समय का कुलीन तंत्र कह लो, या अभिजातीय तंत्र कह लो, अभिजातीय तंत्र कह लो। ये था कुलीन तंत्र या अभिजातीय तंत्र था। यानी जैसे मैं आपको वाजी संघ में 8 राज्य मिले हुए थे, जैसे लिच्छवी के ज्ञात्रक थे ना, लिच्छवी था ना, वो लिच्छवी क्या नाम, वैशाली के लिच्छवी थे, कुंडाग्राम के ज्ञात्रक थे, कपिलवस्तु के शाक्य थे। तो ऐसे 8 जो थे, 8 राज्य इसमें मिले हुए थे। तो जैसे लिच्छवी थे, वैशाली के लिच्छवी, तो लिच्छवी एक राजा के अधीन था, लिच्छवी एक राजा के अधीन था। ऐसी शाक्य यानी कपिलवस्तु एक राजा के अधीन था, कुंडग्राम का ज्ञात्रक एक राजा के अधीन था। तो ऐसे मिला के 8 राज्य वाजी संघ का हिस्सा थे। और एक जगह यह उल्लेख मिलता है कि वाजी संघ में जो समितियां होती थी, एक समिति में 7,707 राजा होते थे। यानी जो कोई निर्णय लिया जाता था, वो ये सब समिति मिलकर निर्णय लेती थी। राजतंत्र में सत्ता एक के पास होती है, गणतंत्र में सत्ता एक के पास नहीं, जो 8 हैं उनके पास सत्ता थी वायु संघ में। इसलिए संघ मजबूत था। और आप जानते हैं अजात शत्रु ने वायु संघ पर अधिकार करने के लिए महात्मा बुद्ध से परामर्श किया था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, वाजी एक बड़ा संघ है, इसको फूट डालकर ही जीता जा सकता है। वाजी संघ में पहले फूट डालिए, तब आप उसको जीत सकते हैं। यानी जो गणतंत्र थे, जो वाजी संघ था, उसको जीतने की जो सलाह थी, वो महात्मा बुद्ध ने किसे दी थी? अजात शत्रु को दी थी। तो वाजी संघ है और मल, इस मल में 2 थे, इसमें 8 थे। तो कुल मिला के 10 गणतंत्र थे। कितने? 10 गणतंत्र थे। यह बात आपको याद रखनी है। ये 10 के 10 गणतंत्र गंगा घाटी में ही थे। 16 महाजनपदों में 16 तो राजतंत्र वाले हैं, 2 ये जो गणतंत्र ये हैं, पर इन गणतंत्र के अंदर अलग अलग राज्य मिले हुए हैं। इसमें 8 थे, इसमें 2 थे, तो कुल मिला के 10 थे गंगा घाटी में। तो जो 16 महाजनपद हैं, वो राजतंत्र और गणतंत्र 2 भागों में बटे हुए थे। याद रहिए बच्चों, एक राजतंत्र, एक क्या? गणतंत्र। कितने राजतंत्र? 14। कितने गणतंत्र? 10। कहां पर? गंगा घाटी में। गणतंत्र एक प्रकार से क्या था? कुलीन तंत्र या अभिजातीय तंत्र था। वो आज के जैसा गणतंत्र नहीं था, जैसा कि आज गणतंत्र भारत में है, ऐसा गणतंत्र वो नहीं था। वो क्या था वास्तव में बच्चों? देखो, तो वो कुलीन तंत्र था। क्या था वो कुलीन तंत्र था उस समय का। यह आपको याद रखना है। अच्छा, जो 16 महाजनपद थे, ये कौन कौन से थे, उनकी क्या राजधानियां थी, ये इंपोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि ये 16 महाजनपद कहां कहां थे, इनकी वर्तमान में क्या स्थिति थी, वास्तव में कहां थे ये, और इनकी राजधानियां क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी। हम आगे वो देखते हैं। ये देखिए आप, ये 16 महाजनपद हैं। ये 16 महाजनपद आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन आया है, पूरब से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। 4 गणतंत्र दे दिए और पूछ लिया कि पूरब से पश्चिम की ओर क्रम बताइएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए आप इनको आराम से। जैसे दिख रहा होगा आपको, देखिए, ये मगध है। मगध के जस्ट ऊपर क्या है?
अंग है। कहां पर? ये रहा अंग, अंग जनपद। ये बिहार में। मगध जो है आपका ये पटना के आसपास का इलाका था। अंग जो है आपका ये आपका जो है उत्तरी बिहार के आसपास का इलाका है। भागलपुर, भागलपुर का जो इलाका है वो अंग है, और ये क्या है? मगध। जो पटना के आसपास का इलाका था बच्चों वो मगध था। वो क्या था? मगध था। अंग की राजधानी चंपा थी। क्या थी राजधानी? अंग की राजधानी चंपा थी, और चंपा का प्राचीन नाम आप जानते हैं मालिनी था। ये चंपा का प्राचीन नाम है मालिनी। और बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मालिनी उस समय का नियोजित नगर था, मैंने प्लान से बसाया हुआ शहर था, और उसका प्लान बसाया था वो एक महागोविंद नामक व्यक्ति था। जो मैं आपको बता रहा हूं ये नोट करते चलिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। जो मालिनी शहर था, यानी जो चंपा शहर था, वो किसने बसाया था? वो महागोविंद ने नियोजित शहर था, प्लानेट सिटी था, प्राण सिटी बोलते हैं इसको, चंपा मालिनी। ये था अगध। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर क्रम। पहले मगध है देखो, फिर ऊपर जो उत्तरी बिहार है ये अंग है, पटना के आसपास क्या है? मगध है। ये ऊपर, और ऊपर चल जाओ बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर, ये आपका जो है बच्चों वाजी संघ है। क्या है? वाजी संघ। ये गणतंत्र था। ये काशी है, देखो बनारस, ये काशी है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौन सी राजधानी थी? वाराणसी, जो वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच बसी हुई है ना। काशी किसके बीच बसी हुई है? वरुणा और अस्सी। कौशल, ये कौशल पर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। कौशल ये ऊपर था। ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में। जो आज का अयोध्या यानी फैजाबाद मंडल है वही उस समय कौशल था। ठीक, तो ये देखिए आप, सतपुरा में क्या है? मगध, फिर क्या? अंग, काशी, कौशल, वत्स, पांचाल, चेदी, अस्मा। ये पटना के आसपास, ये उत्तरी बिहार, ये बनारस, ये अयोध्या वाला इलाका। जो मल है ये आज का जो ना सिद्धार्थ नगर वो है। ये मल कहां पर है? आज के सिद्धार्थ नगर के आसपास था मल। मल और वाजी दोनों पास पास थे, तो दोनों संघ थे, यानी गणतंत्र थे दोनों। कौशल, यहां का राजा हुआ प्रसेनजीत। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राजा होता कौशल का, आप जानते होंगे, बहुत नामी राजा हुआ विड्डूब। विड्डूब, इसी ने साकेगण को समाप्त किया था। वत्स, राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक जो इलाहाबाद है उसके आसपास ही इलाका था। देखिए जहां यमुना और गंगा मिलते वहां था। राजधानी कौशाम्बी थी इसकी, किसकी? वत्स की। आधुनिक जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, उसके आसपास ये था। पांचाल, ये देखो बहुत बड़ा है पांचाल। पांचाल का इलाका बहुत बड़ा था कि दो राजधानियां थी। ऊपर थी राजधानी आप जानते हैं अहिछत्र, दक्षिण राजधानी थी कामपिल्य। अहिछत्र पड़ता है रुहेलखंड में, आधुनिक नाम उसका रामनगर है। जो नीचे है कामपिल्य, ऊपर था कन्नौज में, कामपिल, आप उसको कंपिल कंपिल बोलते हैं, वो कन्नौज में है। तो बहुत बड़ा राज्य था पांचाल। चेदी ये नीचे की ओर है, यानी ये कहां पर है? ये आपका जो आपका चेदी कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। अवंती मध्य प्रदेश में था। कहां था? मध्य प्रदेश में। अस्मक गोदावरी नदी के किनारे था। सबसे दक्षिणी जो महाजनपद था वो अस्मक, इसकी राजधानी पोटन थी। अवंती की दो राजधानी थी, एक उज्जैनी और एक महिषीमती, जो इधर कहीं आसपास थी महिषीमती, है ना। वो जो मूवी है, कौन सी मूवी? बाहुबली। जो महिषीमती का उसमें उल्लेख हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी साम्यता, ये शब्द वहीं से लिया गया है। महिषीमती, अवंती। ये देखो कुरु, ये जो दिल्ली है, हरियाणा है, मेरठ है, जो ये इलाका था ये कुरु जनपद का था। किसका? कुरु। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, ये ध्यान रखिए बच्चों, मत्स्य आधुनिक राजस्थान में है। मत्स्य कहां है? आधुनिक राजस्थान में। मत्स्य आधुनिक राजस्थान में था। राजधानी थी विराटनगर। और ये वही विराटनगर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ये वही विराटनगर है जो किसकी राजधानी थी? मत्स्य की। तुरसेन जो था बच्चों,
ये मथुरा और कहां, मथुरा और जो आपका है ना आगरा, इस पास का इलाका था, इसकी राजधानी थी मथुरा, जिसको यूनानियों ने मोथेरा कहा है। मोथेरा, क्या कहा? मोथेरा। किसको? मथुरा को। मोथेरा यूनानियों ने कहा, मोथेरा मथुरा को। ये आज का जो ब्रिज है, जहां ब्रिज भाषा का इलाका है, से आपका जो है वृंदावन है, मथुरा, आगरा है, ये वहां का इलाका था, है ना। ये मत्स्य की विराटनगर, ये काम्बोज और गांधार, ये राज्य गंगा की सीमा से बाहर थे। काम्बोज देखिए ऊपर, और गंधार, ये गंधार जो है पाकिस्तान में है। अब तो गंधार, ये जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला, तक्षशिला विश्व का प्राचीनतम और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है ना। और तक्षशिला शहर की जो स्थापना बच्चों, वो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ध्यान रखिएगा आप, तक्ष। ये मिलता है कि जो तक्षशिला है उसकी स्थापना तक्ष नामक व्यक्ति ने की थी, जो कि राजा भरत का पुत्र था। जो था राजा भरत का पुत्र था तक्ष, उसने इसकी स्थापना की थी। तो गांधार था, गांधार का उल्लेख आप जानते हैं महाभारत में गांधारी के नाम से मिलता है। गांधारी वो यहीं की रहने वाली थी, शकुनी भी यहीं का रहने वाला था ना, शकुनी मामा और कंस मामा, दो ऐसे मामा हुए दुनिया में। तो आप कैसा मामा चाहोगे अपना, कि आपका मामा कैसा हो, शकुनी हो कि कंस हो, किस तरह का मामा चाहिए आपको? हालांकि दोनों मामा ही खराब थे, पर एक मामा कंस मामा तो अपने भांजे को मारना ही चाहता था, लेकिन शकुनी मामा ने अपने भांजे के पक्ष में बहुत सारा काम किया। वो बात अलग है कि शकुनी की वजह से महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत में दोनों ही वंश मारे गए। ये शकुनी की प्रतिज्ञा थी ऐसा करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने भांजों के प्रति तो थोड़ा सा क्या था, वो उनके लिए हित में था, पर अंततः अहित होना वो तो अलग बात थी, है ना। तो गांधार का ही था, शकुनी भी, गांधारी भी यहीं की थी, राजधानी तक्षशिला थी। और जो गांधार है बच्चों ध्यान रखना, गांधार ये आज का जो तक्षशिला पाकिस्तान है वहां पड़ता है। काम्बोज राजधानी थी इसकी हाटन, क्या राजधानी? हाटन इसकी राजधानी थी, हाटन। काम्बोज के घोड़े बहुत फेमस थे, काम्बोज घोड़े का थे बहुत फेमस थे, और काम्बोज के घोड़े फेमस थे। काम्बोज के लिए कौटिल्य ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, चलो मैं आगे लिखूंगा आपको, बताऊंगा आपको। कौटिल्य ने दो तरह के राज्य बताए हैं, एक राज्य शब्दोपजीवी, एक वार्ता शास्त्रोपजीवी। वार्ता शास्त्रोपजीवी और राज्य शब्दोपजीवी, ये क्या है मैं बताता हूं आपको। ये आप जरूर देख लीजिए, ये मैप आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस मैप के हिसाब से आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण याद रखिए। ये याद कर लीजिए कि मत्स्य क्या है, पश्चिम में, सूर्यसेन भी क्या है, नीचे की तरफ को है कुरु, और पश्चिम में अस्मक क्या है, नीचे, अवंती इधर है, वत्स इधर है, अंग ये। एक बार दिमाग में देख लोगे तो आपका आइडिया बन जाए कि हाँ भाई कहां पे क्या है। देखिए ये राजधानी मैंने पहले लिख दिया है। कहां की राजधानी क्या थी? वाराणसी। क्या थी राजधानी? वाराणसी। ये जो वाराणसी है ये दो नदी किनारे बसा हुआ है, एक अस्सी नदी है, अस्सी नाम की, और एक नदी है वरुणा नाम की। कौन सी? वरुणा। और कौन सी नदी? अस्सी नदी। बोलते नहीं अस्सी घाट, एक मूवी भी है अस्सी घाट नाम की, वो इसी से बनी है। तो वरुणा और अस्सी ये दो नदी से किनारे कौन बसा हुआ है? वाराणसी बसा हुआ है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। एक राजधानी क्या थी इसकी? अयोध्या। अयोध्या का नाम था साकेत। क्या था? साकेत। हालांकि हम इनकी विशेषता आगे चलेंगे, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख लीजिए आप। अंग की राजधानी चंपा थी, मालिनी प्राचीन नाम है उसका। इसकी राजधानी गिरिवंश थी, राजगृह थी। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो उदयभद्र ने बनाई थी, और पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम कुसुमपुर भी था। इसकी राजधानी विधेय और मिथिला थी। किसकी? वाजसंग की राजधानी। मल की राजधानी पावा, कुशीनगर, अब बोलते सिद्धार्थनगर। केदी शुक्तिमती, वत्स कौशांबी, और कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु कौन था? इंद्रप्रस्थ, कुरु की, कुरु जनपद की। पांचाल की राजधानी आईछत्र, रामनगर बोलते हैं, और कामपिल, ये कन्नौज पड़ता है, कन्नौज में। ये कहां पर है? कन्नौज में, ये बरेली के आसपास है। मत्स्य विराटनगर,
कि वही विराटनगर है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। मथुरा, इसे मोथुरा बोला गया है यूनानी ग्रंथों में, मथुरा। पोटन, अस्मक की राजधानी, सबसे दक्षिणतम महाजनपद। अवंती, उज्जैनी और महेशमती, अवंती। गांधार, तक्षशिला तक्षण था, और काम्बोज की लाजपुर या हाटक, ये घोड़ों के लिए फेमस था। किसके लिए? घोड़ों के लिए। अब देखो, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में दो तरह के राज्यों का उल्लेख किया है। एक को उसने कहा है वार्ता शास्त्रोपजीवी, तीन शब्द से बना हुआ है, वार्ता, शस्त्र और जीविका। तीन शब्द से बना हुआ। वार्ता को बोलते हैं जो व्यक्ति पशुपालन, कृषि और व्यापार तीनों करता हो। जो व्यक्ति व्यापार, पशुपालन और कृषि तीनों करता हो उसे वार्ता बोला गया है। ये ध्यान रखना प्राचीन भारत में। जो व्यक्ति तीनों काम करता हो, कृषि का भी, पशुपालन का भी और किसका? व्यापार भी, उससे बोला गया वार्ता। शस्त्र आप जानते हैं, हथियार बनाना। जीव आप जानते हैं कि जीविका चलाने वाला। काम्बोज को कौटिल्य ने वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा। इसलिए कहा कि यहां के लोग कृषि भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और आपका जो है पशुपालन भी करते हैं, शस्त्र भी बनाते हैं। तो ये वार्ता शस्त्रोपजीवी यानी सारे काम करते हैं। तो काम्बोज के जो लोग थे वो सारा काम क्या करते थे। बाकी राज्यों के लिए उसने कहा गया है राज शब्दोपजीवी, राज शब्दोपजीवी यानी वहां पर राजा ही सब कुछ करता है। जहां पर राजा होता था वो राज्य कहांगे ना, जो राजा था, जहां पर राजा के नाम से सारा काम होता वो राज शब्दोपजीवी है। ये वास्तव में जो गणतंत्र हैं ये वो हैं कि काम्बोज जो था बच्चों पहले राजतंत्र था और बाद में काम्बोज भी एक गणतंत्र बन गया था। ठीक, पहले क्या थे? राजतंत्र, बाद में क्या बन गए थे? गणतंत्र। तो जो गणतंत्र के उसने कहा कि एक तो गणतंत्र कैसा है? वार्ता शास्त्रोपजीवी है। एक गणतंत्र कैसा है? और राज शब्दोपजीवी है। यानी ऐसा गणतंत्र जहां का मुखिया राजा ही होता है। ऐसा गणतंत्र जहां का मुखिया होता है राजा ही होता है, उसे राज शब्दोपजीवी कहा गया। और जहां के लोग कृषि, पशुपालन और शस्त्र तीनों बनाते हो, सारा काम करते हो, व्यापार भी करते हो, वो वार्ता शास्त्रोपजीवी है। ऐसा काम्बोज के लिए कहा और बाकी के लिए कहा उसने राज शब्दोपजीवी। ठीक है ना? तो ये तो काम्बोज के लिए कहा गया। अब जो मेन जो आपके ये हैं क्या नाम, महाजनपद हैं, अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, आप देखते हैं सबसे पहले मगध तो हम पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष, उसमें अलग से पूरी क्लास चलेगी मगध के उत्कर्ष की। ऐसे मगध का उत्कर्ष ही क्यों पढ़ते हैं? काशी का उत्कर्ष क्यों नहीं पढ़ते? अंग का उत्कर्ष क्यों नहीं पढ़ते? कि मगध ने ही अखंड भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो मगध तो अलग से चलेगा। आप देखते हैं अंग, अंग राज्य जो था बच्चों, आप जानते हैं अंग का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अंगराज कर्ण है ना, अंगराज कर्ण, तो अंग का उल्लेख क्या है? महाभारत में भी है। यहां का राजा ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त का उल्लेख मिलता है। इसी ब्रह्मदत्त को मगध के राजा बिंबिसार ने हराया था। और मगध में मिलने वाला जो पहला राज्य था वो अंग था। और ये कहा जाता है कि बिंबिसार यानी मगध के राजा ने अंग को जीतने के लिए जो तलवार उठाई थी, वो तलवार अशोक ने संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत बनाकर तब वो तलवार रखी थी। यानी मगध के बिंबिसार द्वारा उठाई गई तलवार जब अंग मगध का राज्य अंग बना, तो अंग से लेकर अशोक तक लगातार मगध साम्राज्य अपना क्षेत्र विस्तृत करता रहा। अशोक ने जाकर ही वो तलवार रखी।
यानी अशोक ने ही एक प्रकार से शांति की स्थापना की। तो बिम्बिसार था, अंग राज्य बना, ब्रह्मदत्त था और बिम्बिसार ने उसको हराया था। राजधानी को बताइए चंपा थी, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, मालिनी को बसाने वाला कौन था? महागोविंद था। कौन था? महागोविंद। और उत्तरी बिहार में ये राज्य पड़ता है आपका। जिन्हें कहां पड़ता है? उत्तरी बिहार में। अच्छा, अब इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य काशी। राजधानी मैंने आपको बताई वाराणसी, दो नदियां वरुणा और कौन सी? अस्सी। इनके किनारे बसा हुआ था वाराणसी शहर। काशी जनपद का नाम था। यहां का राजा उद्यन हुआ है, बहुत फेमस राजा हुआ है। पहले काशी और कौशल का बहुत लंबा संघर्ष चला। काशी और कौशल का बहुत लंबा संघर्ष चला। ये दोनों राज्य आपस में बिल्कुल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। पहले कुछ समय तक कौशल पर काशी का अधिकार बना रहा। बाद में प्रसेनजित, जो कौशल का बहुत बड़ा राजा था, प्रसेनजित। कौन? प्रसेनजित। पूछ चुका कहां का राजा था प्रसेनजित? ये था बच्चों कहां का राजा? कौशल का राजा। उज्जैन कहां का था? काशी का। तो प्रसेनजित जब राजा बना कौशल का, तो उसने काशी को अपने अधिकार में ले लिया था। तो काशी कौशल का अंग बना किसी काल में? प्रसेनजित के काल में। और प्रसेनजित जो है बच्चों, वो महात्मा बुद्ध का मित्र था, महात्मा बुद्ध का क्लासमेट था प्रसेनजित। तो ये था आपका काशी के बारे में। अब बात करते हैं कौशल की। अच्छा, काशी, काशी को बच्चों एक शाश्वत नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाश्वत नगर, यानी हमेशा से रहने वाला नगर है काशी। वाराणसी, अब बनारस बोलते हैं उसको, बनारस है ना। बनारस का जो विकास है वो टोक्यो शहर के आधार पर किया जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है वो तो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इसका विकास, हम बनारस को टोक्यो बनाएंगे। कि कभी भी जापान वाले ये नहीं कहते हम टोक्यो को बनारस बनाएंगे। हम क्या बोलते हैं? हम बनारस को टोक्यो बनाएंगे। तो अब वो टोक्यो बना कि नहीं बना हो तो बात अलग है, पिछले 8 साल 9 सालों में, है ना। चलिए, तो काशी एक शाश्वत नगर है। और जो काशी में जो भगवान शिव का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, वो आप जानते हैं अहिल्याबाई ने बसाया था। मतलब वो मंदिर की जो स्थापना करी थी वो अहिल्याबाई ने करी थी। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके जो संस्थापक हैं वो अहिल्याबाई होलकर हैं, जो इंदौर की महारानी थी। अहिल्याबाई होलकर वो उसकी संस्थापक। किसी काशी विश्वनाथ मंदिर की अभी वहां कॉरिडोर बना है, बहुत चर्चा में रहा है, तो पूछ सकता है कि जो वहां का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो किसने स्थापना करी थी? तो अहिल्याबाई होलकर थी। तो उसे बोलते हैं शाश्वत नगर। ये कहा था कि इसका जो आपका अथर्ववेद है ना, उस अथर्ववेद में 2 नगरों का उल्लेख बड़े स्तर पर हुआ है। वह तो कहीं का है, पर अयोध्या और काशी जो आज तक चले आ रहे हैं, इनका उल्लेख अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है। अयोध्या का भी और काशी का भी। ये अयोध्या जो है वो मनु ने बसाई थी अयोध्या, और जो काशी है उसका संस्थापक का नाम नहीं मिलता। ये शाश्वत चला आ रहा है। कौशल जनपद, कौन सा? कौशल। राजधानी 2 थी, एक श्रावस्ती राजधानी थी और एक राजधानी थी साकेत। साकेत, साकेत का नाम है अयोध्या। अब क्या उसका नाम? अयोध्या उसका नाम है। कुछ लोग अयोध्या लिखते हैं, अयोध्या नहीं, अयोध्या होती है, अयोध्या ना कि अयोध्या। साकेत का नाम है अयोध्या। श्रावस्ती 2 राजधानी। कौशल नरेश प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित सबसे महानतम सम्राट हुआ इसका। उससे पहले राजा का नाम मिलता है महासेन, पुत्र का नाम उसका महासेन। महासेन, महासेन के समय काशी ने कौशल पर अधिकार कर लिया था। प्रसेनजित ने कौशल को फिर दोबारा काशी पर अधिकार करवा दिया। लेकिन काशी कौशल का अंग किसके समय बना? प्रसेनजित के समय बना। प्रसेनजित के बाद उसका पुत्र विड्डुब, विड्डुब
है, विद्युप शासक बनता है। कौन? विद्युप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काशी के बाद कौन बनता है? विद्युप बनता है शासक, प्रसेनजीत के मृत्यु के बाद उसका पुत्र। विद्युप एक दासी पुत्र था। कहानी यह है बच्चों, प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, मित्र भी था, उन्हें बहुत चाहता था, पसंद करता था उनको। तो प्रसेनजीत चाहते थे कि शाक्य जो गण के लोग हैं, शाक्य कुल के लोग हैं, वो प्रसेनजीत से वैवाहिक संबंध बनाए, यानी अपनी पुत्री का किसी का विवाह प्रसेनजीत के साथ कर दें। लेकिन शाक्य गण के लोग इसे अपने सम्मान में आघात मानते थे, ठेस मानते थे, लेकिन नहीं, कि शाक्य गण अपने आप में महात्मा बुद्ध के बाद बहुत उच्च कोटि का मानने लगा था। तो शाक्य गण प्रसेनजीत से दुश्मनी भी मोल लेना नहीं चाहते थे। तो शाक्य गण के लोगों ने एक दासी की पुत्री को एक राजकुमारी के वस्त्र पहनाकर प्रसेनजीत के दरबार में भेज दिया। प्रसेनजीत ने उस दासी से, उसको पता नहीं था, विवाह कर लिया। उसी दासी से फिर जो पुत्र उत्पन्न हुआ का नाम रखा गया विद्युप। क्या रखा गया? विद्युप। जब यह बड़ा हुआ तो उसे पता चला अब तुम्हारी माता तो दासी थी और उनके साथ ये घटना घटी थी। तो विद्युप जो था कहा कि मैं शाक्य का, तो शाक्य गण है उनका समूल नाश कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा शाक्य गण को। तो इसने कपिलवस्तु पर अटैक किया और इनका बहुत बड़ा नरसंहार किया विद्युप ने, और हजारों की संख्या में वहां लोग मारे विद्युप ने। जैसे मारे, कहते कि जैसे वहां से अपनी सेना के साथ वापस आ रहा था तो नदी थी, कोसी नदी, अब तो राप्ती नदी, राप्ती जिसे कहते गोरखपुर बसा हुआ है, राप्ती नदी में बाढ़ आई और विद्युप सहित सारी सेना उस बाढ़ में डूब गई। ये जो घटना है ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से कुछ पहले की घटना है, कि जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये कहा कि कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध का ही ये एक ऐसा वो रहा है उनका ऊपर प्रकोप, अब वो सबके सब वहीं खत्म हो गए। तो विद्युप ने शाक्य गण को नष्ट किया था, यह आप याद रखेगा। किसने? विद्युप ने। कहां का था ये? कौशल का था। नष्ट किया था? शाक्य गण को नष्ट किया था। इसके बाद देखते हैं, काशी हो गया, कौशल, काशी हो गया, कौशल हो गया, अवंती। अवंती वर्तमान, अवंती जो था वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित राज्य था। दो राजधानी थी, एक उज्जैनी, अरे महिष्मती। कौन सी? महिष्मती। दो इसकी राजधानी थी, दक्षिण राजधानी महिष्मती और उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रघोत था। प्रघोत था। अवंती को जब तक मगध नहीं जीतता तो मगध का पूरा साम्राज्य नहीं हो पाता। अवंती की विजय मगध के लिए करने वाला व्यक्ति जो था वह आप जानते हैं कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग नक्ति था। शिशुनाग के नाम से ही वंश का नाम भी पड़ा हुआ आप जानते हैं, शिशुनाग। कौन था वो? वो शिशुनाग था। शिशुनाग के नाम पे शिशुनाग वंश भी है। एक व्यक्ति हुआ कालाशोक काकवन, इसी वंश का हुआ है। शिशुनाग ने ही अवंती की विजय मगध के लिए करी थी और इसीलिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए कहां? पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली थी। कहां पर? वैशाली स्थानांतरित कर ली थी। तो अवंती को जीता इसने। लेकिन महात्मा बुद्ध, तो बहुत बाद की समय की बात है, हर्यक वंश के समाप्त होने के बाद। प्रघोत जो था वो अवंती का राजा महात्मा बुद्ध के समय था। एक बार प्रघोत बीमार पड़ गया तो मगध के राजा बिंबिसार ने, किसने? बिंबिसार ने, मगध के राजा बिंबिसार ने प्रघोत
प्रघोत के इलाज के लिए जीवक नामक वैद्य को भेजा था, जो कि बिम्बसार का राजवैद्य था। बिम्बसार का राजवैद्य था। देखिए आप, दोनों राज्य आपस में दुश्मनी कर रहे हैं, अवंती भी और कौन सा, मगध भी। लेकिन जब बात आती है हमारे मूल्यों की, जब बात आती है हमारे मनोवृत्तियों की, हमारे संस्कारों की, तो बिम्बसार जैसा दुश्मन भी प्रघोत को बचाने के लिए अपने राजवैद्य किसे, जीवक को भेज रहा है। जीवक उस समय का बड़ा चिकित्सक था। महात्मा बुद्ध का इलाज भी जीवक ही कर रहे थे ना। तो जीवक गया था किसके इलाज के लिए, प्रघोत के इलाज के लिए। कहां गया था, अवंती। किसने भेजा था, वो भेजा बच्चों बिम्बसार ने। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो हमारे मूल्य को दिखाता है कि हम भले दुश्मनी रखते हो, पर जब बात हमारे कल्चर की आती है, जब बात हमारे मूल्यों की आती है, तो हम उन्हें सबसे ऊपर रखते हैं। यही बात आधुनिकता में भी है। हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने का जो सबसे फेमस भाषण है जिन्होंने दिया था लोकसभा में, उसके बारे में आपको बता दूं, उन्होंने क्या कहा था कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, भारत था, राष्ट्र था और राष्ट्र रहेगा। भारत था और भारत रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। जो हमारे मूल्य हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। ये मूल्य हमारे आज के नहीं है, हमारे मूल्य हड़प्पा सभ्यता चले आ रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं अब सब कुछ मिट गया जहां से मिटती नहीं हस्ती हमारी। इसीलिए भारत जो है दुनिया में एक अलग ही प्रकार का देश है, जो अनावृत रूप से चला आ रहा है, जिसकी सभ्यता प्राचीनतम है और उसके मूल्य आज भी विद्यमान है। मेसोपोटामिया के मूल्य इराक ईरान में समाप्त हो चुके हैं। हमारे मूल्य आज भी जीवित हैं। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान हमेशा भारत की तरफ रहा है। तमाम आक्रमण भारत पर हुए, अगर भारत को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीत लिया। तो ऐसा क्या है भारत की इस भूमि में? भारत की इस भूमि में ऐसे यहां के संस्कार हैं, यहां के मूल्य हैं, यहां का भूगोल है, यहां का इतिहास है। यहां का भूगोल ऐसा है बच्चों, जहां पर 6 ऋतु होती है एक साल के अंदर। और आप जानते हैं ऋतु का मतलब बदलता हुआ मौसम, यानी बदलती हुई जलवायु। और वनस्पति सदैव जलवायु का अनुसरण करती है। जहां की जलवायु यानी मौसम जैसा होता है, वहां की वनस्पति वैसी ही होती है। अब हमारे 6 ऋतु हैं, हर 2 महीने बाद मौसम बदल जाएगा, तो हर 2 महीने बाद वनस्पति बदल जाएगी। तो तमाम तरह की वनस्पति खाद्यान्न भारत में है। यूरोप में देख लो 7-8 महीने शीत ऋतु रहती है। यूएसए में देख लो एक ऐसी ऋतु है। देख लो ऑस्ट्रेलिया, वहां भी इस तरह की ऋतु नहीं है। हमारे यहां 6 ऋतु का कारण यह है कि एक तो हम हिंद महासागर के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, और हमारे शीर्ष पर हिमालय पर्वत है जो हमको ऐसे 3 ओर से घेरे हुए हैं। तो हम पहाड़ से घिरे हुए, सर्वोच्च चोटियां भारत में है दुनिया की, नीचे समुद्र है 3 तरफ। तो ये जो चीजें हैं ये हमें अलग प्रकार का स्थान दुनिया में देती हैं। और इस स्थान का महत्व तो आज से नहीं है, हम पढ़ रहे हैं तभी से। ठीक है, तो भारत दुनिया के केंद्र में है। ये केंद्र केवल संस्कृति का, मूल्यों का ही नहीं है, बल्कि केंद्र बहुत सारे भूगोल का भी है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका अवंती के बारे में। अब किसके बारे में? अवंती हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, है ना, सूरसेन। इन सब के बारे में इतने पता नहीं हो सकता है नहीं आपको। मगध के बारे में आपको बताया मैंने, आपको मगध पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। जो आपका असमक है, सबसे दक्षिणतम राज्य, राजधानी पोटन थी उसकी, बस ये याद रखेगा। जो आपका पांचाल है, पांचाल एक बड़ा जनपद था, 2 राजधानी थी। उत्तर की राजधानी अहिच्छद्र थी और दक्षिण की राजधानी काम्पिल्य थी। किसकी? कौशल की। वो कौशल कह रहा हूं, पांचाल की। कुरु था, आधुनिक हरियाणा, पश्चिमी यूपी, मेरठ तक का इलाका उसके अंदर था। जो राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, उसकी राजधानी थी। जो मत्स्य नगर है, जो आपका बच्चों ने बताया भी, मैप में दिखा था आपको मत्स्य नगर, कहां पर है मत्स्य नगर? वो राजस्थान में है।
ये ऐसे है महाजनपद, पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे बसे हुए हैं। तो जो मत्स्य नगर है, मत्स्य कहां है बच्चों? मत्स्य आप जानते हैं, जो मत्स्य नगर है वो राजस्थान में है, सबसे पश्चिम में है। कौन सा? राजस्थान जो अलवर का इलाका ना, अलवर का, जो अलवर है और कोटा है, अलवर और कोटा, ये दोनों ही मत्स्य नगर के वो हैं। किसके? मत्स्य नगर के क्षेत्र हैं। राजधानी क्या थी? विराटनगर राजधानी थी। और आप जानते हैं यही उत्तरा, और उत्तर का भाई उत्तर था, जो यहां का राजा था, राजकुमार था, और इसी यहीं पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, है ना। यह आपका मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर थी। जो आपका सूरसेन है, यानी जो आपका कौन राजा था? सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी। कौन सी? मथुरा। जानते हैं कंस, वो कंस कराओ, कृष्ण यहां के राजा रहे हैं। बाद में जब सूरसेन पर अधिकार होता रहा शिशुपाल का, शिशुपाल चेदी का था। शिशुपाल कहां का था? चेदी का था शिशुपाल। तो शिशुपाल की हत्या किसने करी थी? कृष्ण जी ने करी थी। सूरसेन को सोरसोनई, तो ना यूनानी, उसको कहा इसको सूरसेनाई। देखिए क्या कहा, सूरसेनोई, सूरसेनोई कहा। किसको कहा? सूरसेन को। और मथुरा को कहा मोथोरा, मोथेरो, मोथेरो या मोथेरो का है, मोथेरो या मोथेरा, मथुरा का है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो यूनानी में कहा गया है। ये तो आपके जो मेन जनपद थे वो मैंने आपको बताया, जो मेन जनपद थे आपके, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो आपका बच गया, आपका सबसे मेन जनपद, अच्छा, वाजी संघ। कौन सा? वाजी संघ। वाजी संघ जो था, मैंने बताया आपको, एक गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र, यानी गणों का अधीन था। इसमें 8 गण थे। कितने थे? 8 गण, यानी एक प्रकार से 8 राज्य इसमें मिले हुए थे। आठ राज्य इसमें मिले हुए थे वाजी संघ में। ये पूछा है कितने राज्य थे? 8। 8 में जैसे लिच्छवी थे, शाक्य थे, है ना, ज्ञात्रक थे, तो ऐसे और भी थे, अलग अलग थे बहुत सारे। विधेय थे, है ना, विधेय थे। मिथिला था, मिथिला भी इसी का था, अंग था। मिथिला भी ना वो इसी का अंग था, वायु संघ का ही। मिथिला हो गया, विधेय हो गया, है ना, ज्ञात्रक हो गए, शाक्य हो गए, एक वाजी संघ खुद हो गया। तो ऐसे अलग अलग इसमें 8 टीम मिले हुए थे। तो ये कुलीन तंत्र था, यानी जैसे सपोज करो हम एक करें वाजी संघ है ये, इस वाजी संघ में 8 अलग अलग राज्य हो गए ये करके। तो इन्होंने अपने लिए एक संघ बनाया, कहा कि अगर हमारे पर कोई अटैक करेगा तो हम उसका मिलकर सामना करेंगे। इसलिए वाजी संघ को जीतना इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे हर राज्य अलग अलग था। हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन में वास्तव ब्रिटेन कोई एक देश नहीं है, ब्रिटेन 4 देशों मिलकर बना हुआ है। 3 देशों को, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। हम बात करें यूके की, तो यूके में 4 देश हो गए। यूके में कौन सा हो गया? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। तो क्या बन गया? यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो ऐसे वाजी संघ भी था कि इन्होंने कहा कि जब हम 8 हैं, जो हम छोटे छोटे राज्य हैं, तो हम आपस में मिल लेते हैं और हम मिलकर जो है अपने शत्रु का सामना करेंगे। तो क्या बना? वही संघ बना। इसकी कार्य प्रणाली भी राजतंत्र से अलग थी। इसमें सभी निर्णय लेने के लिए समिति हुआ करती थी। उस समिति में अलग अलग मेंबर होते थे। वाजी संघ की समिति में बताया आपको 7,707 सदस्य होते थे। इतनी बड़ी समिति क्या कोई निर्णय ले सकती है? इसलिए वाजी संघ यानी कोई भी संघ प्राचीन भारत में टिक नहीं पाया कि अगर इतनी बड़ी कमेटी कोई निर्णय ले रही है कि भाई युद्ध करे ना करे, क्या काम करे क्या ना करे, समस्या है क्या करे क्या ना करे, तो इतने ज्यादा लोग मिलकर एक निर्णय नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए गणतंत्र जो थी ये बहुत लंबा समय नहीं जी सके, यानी एक प्रकार से अपनी थ्योरी को, अपनी अवधारणा को आगे तक नहीं बढ़ा सके, इनका पतन हो गया। राजतंत्र आगे बढ़ा,
कि राजतंत्र में सत्ता एक के हाथ में थी और वही निर्णय ले रहा था, यानी एक ही व्यक्ति, एक ही राजा कार्यपालिका भी था, विधायिका भी था, न्यायपालिका भी था। सब पावर किसमें थी? एक ही व्यक्ति में थी। वही निर्णय लेगा क्या करना है, कानून वही बनेगा, वही लागू करेगा और वही उसकी समीक्षा करेगा, न्याय भी वही देगा। तो ऐसे में जो शक्ति संचरण होता है वो तेजी से होता है, जो निर्णय का जो निष्पादन होता है वो तेजी से होता है। गणतंत्रों में निर्णय का निष्पादन तेजी से नहीं हो पाता था। जब तेजी से निर्णय का निष्पादन नहीं होगा तो वो धीरे धीरे वो गणतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, दो ही गणतंत्र राज्य थे, एक वाजी संघ और एक मल। इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद क्या थे? गणतंत्र में थे। वाजी संघ कौन सा? मल। अब इसमें 8 थे, इसमें 2 राज्य थे, तो कुल मिलाकर 10 गणतंत्र कहे जाते गंगा घाटी में थे। कहां थे? गंगा घाटी में। और है ना 10 ही महाजनपद गंगा घाटी में थे। ये बात रखना है ना। बाकी जगह ना, जैसे आपका काम्बोज है वो चला गया, कांधार है, असमक है ये चला गया, वो आपका अवंती है, मत्स्य नगर है, ये गंगा घाटी थोड़े से अलग थे, दूर पड़ जाते थे। तो 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे, 10 गणतंत्र गंगा घाटी में थे, है ना। असमक सबसे लास्ट में था, सबसे उत्तर था आपका काम्बोज, सबसे पश्चिम पूर्व में था आपका मगध। बाकी कहां कहां है ये मैप मैंने आपको दिखा दिया है। तो 16 महाजनपद थे। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वो होगी मगध के उत्कर्ष के लिए। मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने मगध को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्या ऐसी परिस्थितियां बाकी राज्यों में नहीं थी, बाकी महाजनपदों में नहीं थी? क्या मगध में ही क्यों थी ऐसी परिस्थितियां, और उन परिस्थितियों का, उन संसाधनों का लाभ यहां के राजाओं ने कैसे उठाया, ये पढ़ेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष में अपनी कल की क्लास में। आज की क्लास आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, है ना, आपको बेहतर लाभ होगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।